एक तो रिपोर्ट एक ऐसी आई अटलांटिक काउंसिल की तरफ से कि जिसके ऊपर उसमें काफी जो कंट्रीज हैं उनके मुतालिक प्रिडिक्ट किया गया है या उनके मुतालिक एनालाइज करके बताया गया है। और ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अनकरीब अगले 1-2 सालों में कोलैप्स कर जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो फेल स्टेट कहलाएंगे। इस तरह की एक तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें अब यूएस की तरफ से इस तरह का कोई चीज आना तो उसके ऊपर फिर बड़ी नजर होती है सबकी, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो अटलांटिक काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि रशिया विल कोलैप्स। और फिर इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जिनके मुतालिक ये कहा गया, जिसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी है, पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ कहा गया। तो डॉक्टर साहब आप ये भी बताइए कि ये जो अटलांटिक काउंसिल है ये कैसा ग्रुप है, और ये जो एक रिपोर्ट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 से 300 तक बाअसर थिंक टैंक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स हैं। मैं 5-6 साल तक ब्रुकिंग्स में था, नॉन रेजिडेंशियल फेलो, और फिर सीनियर फेलो भी था। तो इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट थिंक टैंक, सो आई हैव सीन द वर्ल्ड थिंक टैंक की फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो एक्सेस गवर्नमेंट को थिंक टैंक्स में है वो किसी को नहीं है, अनलेस यू आर ए वेरी बिग डोनर या सीईओ ऑफ ए वेरी बिग फर्म। आपको उतना एक्सेस नहीं मिलता जितना थिंक टैंक्स को मिलता है। सो बेसिकली थिंक टैंक्स जो अमेरिका में हैं, दे आर, यूं कह सकते हैं, दे आर पीपल हु आर डेवलपिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट। या तो इडियोलॉजिकल होते हैं या नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हेरिटेज फाउंडेशन है, जब रिपब्लिकन्स जब गवर्नमेंट में होते हैं तकरीबन 70 से 80% पॉलिसीज उनके हेरिटेज फाउंडेशन से आते हैं, जो पहले रिसर्च किए थे। मिसाल के तौर पे, अगर ब्रुकिंग्स में किसी ने ग्रांट दे दिया कि व्हाट विल हैपन अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है 2025 में, तो क्या होगा। So they will do war gaming, they will do simulations, they will do research, and they will have policies, papers छपते हैं इस तरह जैसा कि ये रिपोर्ट छपी है। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा सिचुएशन रियली प्रेजेंट होता है तो गवर्नमेंट हैज समबडी आउटसाइड हु हैज डन द वर्क। अगर उनके इंटरनली भी नहीं हो रहे, अगर इंटरनल भी अगर गवर्नमेंट्स कर रहे हैं रिसर्च, देन इट इज ऑलवेज गुड टू बाउंस इट ऑफ द थिंक टैंक, क्योंकि हो सकता है कि वो थिंक टैंक का स्कॉलर इज अ बेटर कैलिबर का स्कॉलर हो, या उसके ज़्यादा बेहतर कनेक्शंस हो देन द पीपल इन द गवर्नमेंट। सो थिंक टैंक्स आर, यूं कहिए कि दे आर, जिससे गवर्नमेंट की गवर्नेंस की क्वालिटी बढ़ सकती है इफ दे आर नॉट वेरी इडियोलॉजिकल। तो अटलांटिक काउंसिल का मकसद था टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन द यूएस एंड नॉर्दर्न यूरोप, लेकिन वो दूसरे चीजों में भी चले गए हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के शुजा नवाज का नाम सुने होंगे, ही वॉज a very senior scholar at the Atlantic Council पे हुआ करते थे वो। इन्होंने जो रिपोर्ट छापी है, ये कुछ 160 थिंक टैंक टाइप्स की सर्वे की है इन्होंने, एंड दे हैव आस्क्ड कि आपके परसेप्शंस क्या हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि परसेप्शंस एक चीज होती है और रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों से पूछे कि भाई आपकी नजर में हु इज द बेस्ट बैट्समैन, अगर सिर्फ पाकिस्तानी आंसर करे तो वो बाबर ही कह देंगे। दैट डजंट मीन दैट बाबर इज द बेस्ट बैट्समैन, अगर आप सर्वे देखें, राइट। अगर सर्वे में अगर प्रोपोर्शनेट भी आया तो इंडियन ज्यादा होंगे एंड दे विल से विराट कोहली, दैट डजंट मीन ही इज द बेस्ट वन। तो टू मेजर द बेस्ट बैट्समैन आपको दूसरे क्राइटेरिया, मे बी स्टेटिस्टिक्स देखे, डिफरेंट परफॉर्मेंस। तो ये जो सर्वे है, इट इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ 160+ पीपल, जो अटलांटिक काउंसिल का सर्वे। और उनके सवालात बड़े लोडेड सवाल थे। तो दो अहम सवाल थे कि आइंदा चंद सालों में क्या चांसेस है कि रशिया विल कोलैप्स। तो 40% लोगों ने जवाब दिया कि देयर इज अ प्रीटी गुड चांस कि रशिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और फिर उन्होंने और एक सवाल पूछा कि व्हाट आर द चांसेस के 2033 तक, आइंदा 10 साल के अंदर, उन्होंने हर कंट्री के बारे में पूछा, व्हाट आर द चांसेस के दिस कंट्री विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। तो मैं एक्चुअली उसको देख रहा हूं और आपके सुनने वालों को कहता हूं कि देखिए, आज की तारीख है जनवरी 14, तो मैं इसकी लिंक ट्वीट कर दूंगा, आप भी ट्वीट कर दें, ताकि जो लोग देख रहे हैं दे कैन गो एंड सी द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो फॉर एग्जाम्पल, विच country is most likely to become a failed state next 10 years, वो सबसे ज्यादा रशिया को दिए 21%।
तो उसमें भी द प्रोबेबिलिटी, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में से 80 ये नहीं समझ, डोंट थिंक कि रशिया विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। उसके बाद वो अफगानिस्तान को कह रहे हैं 10% से कि 2033 तक फेल्ड स्टेट। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो वो अभी भी फेल्ड स्टेट लगता है क्योंकि गवर्नेंस वो कर ही नहीं रहा है। बट सो इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है विथ नॉट वेरी रियल पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, समझ रहे। बट जो वेरिएंस है ना, देखिए कि ये कहना कि रशिया के 21% चांसेस है कि वो फेल्ड स्टेट बन जाएगा इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द फैक्ट कि so many people think that there is a chance कि रशिया will become a failed state, that is important. उसमें से सिर्फ 7% कह रहे हैं कि अमेरिका विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। सो उससे आपको ये अंदाजा होता है कि अमेरिका की गवर्नेंस रशिया की गवर्नेंस से ज्यादा मजबूत है। ये आप सही तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट रिपोर्ट इज बेसिकली सेइंग टू थिंग्स कि एक तो रशिया इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बिकम ए फेल्ड स्टेट, उसके बाद अफगानिस्तान है और थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। और देखिए सिर्फ 8% लोग कह रहे हैं ये बात, यानी 92% ऑफ द सर्वे थिंक टैंकर्स उनका ख्याल है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बिकम अ फेल्ड स्टेट इवन इन द नेक्स्ट 10 years। मतलब आप देखें कौन सी चीज बराबर गवर्न हो रही है in Pakistan at the moment. If Pakistan is not currently a failed state, I'm at least sure कि it's a failed governance तो जरूर है। और 23 तक ब्रेकअप की बात करें तो 40% कह रहे हैं कि रशिया ब्रेकअप हो जाएगा और 1% कह रहे हैं कि इंडिया विल ब्रेकअप और 6% कह रहे हैं कि आइंदा 10 साल में चाइना विल ब्रेकअप। तो ये स्पेक्यूलेटिव है बट इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया, क्योंकि यही थिंक टैंक्स के लोग हैं जो प्रोमिनेंट मैगजीन्स में लिखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो मेन पॉलिसी मैगजीन्स है, जर्नल्स है। और ये एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द रिवॉल्विंग डोर। जो थिंक टैंक का दरवाजा होता है वो रिवॉल्विंग होता है। तो दो किस्म के लोग होते हैं थिंक टैंक्स में, दोज हु वांना बी इन द गवर्नमेंट एंड दोज हु वेर इन द गवर्नमेंट। सो लेट्स से कि अभी बाइडेन हार जाता है इलेक्शन 2024 में, तो पूरे के पूरे आउट हो जाएंगे ना सारे सेक्रेटरीज, ये वो डायरेक्टर्स। अमेरिका में 4-5 लेवल तक ब्यूरोक्रेसी बदल जाए, सब नौकरी आउट हो जाएंगे, वो सारे थिंक टैंक में बैठ जाएंगे जाके। और थिंक टैंक में जो रिपब्लिकन वाले हैं वो सीधे गवर्नमेंट में चले जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट बदलती तो वो थिंक टैंक्स में आते, फिर थिंक इस तरह होता चेंज होता, इसलिए कहते हैं रिवॉल्विंग डोर वाले। सो व्हाट विल हैपन इज ये सारे परसेप्शंस विल गो इनटू द गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट पे बिल्कुल असर हो जाएगा सबकॉन्शियसली भी कि ये चीजें हो रही है थिंक टैंक्स वगैरह में। सो इट कैन हेल्प देम मेक पॉलिसी के भाई ठीक है, देयर इज अ प्रीटी गुड चांस कि तालिबान की गवर्नमेंट इज गोइंग टू फुली कोलैप्स द स्टेट। क्या होगा अगर अफगानिस्तान कोलैप्स हो जाता है, द फेल्ड स्टेट? छोटे छोटे कैलिफेट्स बन जाएंगे, आईसिस की एक कैलिफेट, अलकायदा की एक खिलाफत, टीटीपी की एक खिलाफत, 4-5, कैन यू इमेजिन 4-5 अफगानिस्तान बन जाएंगे वहां पे विद ऑल काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। तो suddenly you might realize कि the whole world might rush to help the Taliban to keep them in power ताकि अफगानिस्तान doesn't break up and become a failed state. तो policies कितनी बदल जाएंगी। So इस तरह के predictions of future scenarios आपको at least alert भी कर सकते हैं कि what should we prepare। तो अगर आप बजट बना रहे हैं, डिफेंस बजट, या कैपेबिलिटीज डिटरमिन कर रहे हैं कि मैं किस तरह के हथियार में खरीदूं आइंदा 5 साल, so America will think, oh my God, we might be operating inside Afghanistan again. So we need to have that kind of a defense infrastructure, that kind of capabilities. तो इस researches की जो अहमियत होती है think tanks की, उसके साथ होती है। मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, और गल्फ वॉर, इराक वॉर के वक्त एक यूएस गवर्नमेंट के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन ने तकरीर की थी। लिटरली 2 पैराग्राफ सीधा मेरा आर्टिकल से उस स्पीच में चले गए थे, क्योंकि जब तक कह रहे थे कि मुस्लिम्स कैन नॉट हैव ए डेमोक्रेसी, इस्लाम कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी, लेकिन अब बुश को जरूरत पड़ गई टू अटैक इराक एंड जस्टिफाइड बाय सेइंग वी आर गोइंग टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन इराक।
लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान डेमोक्रेट हो ही नहीं सकते तो क्या फायदा जाके वहां पर। तो सडनली अब मेरी बहसें उनको काम आने लगी कि नो नो नो, इस्लाम एंड डेमोक्रेसी आर कंपैटिबल, सो वी विल गो एंड हेल्प इराक बिकम। तो उनको ये स्पीच पता है, मैं ब्रुकिंग्स में बैठ के यही काम कर रहा था, तो दे टुक दैट स्ट्रेट आउट फ्रॉम हमारी वेबसाइट। सो गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक्स आर लाइक, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के दो ब्रेन्स है, एक ब्रेन जो उनके अंदर है और एक ब्रेन जो बाहर है। थिंक टैंक इज द अदर ब्रेन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए ऑलराइट। सिविल सोसाइटी का रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जो मैं आपसे लास्ट टाइम जो कह रहा था ना, पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, आपके पास भी थिंक टैंक्स है। शिरीन मजारी एक चलाती थी थोड़े दिन पहले, मुझे याद है। और एक आपके पास है 4-5 थिंक टैंक्स है। शाहिद हुसैन भी एक चलाते शायद पाकिस्तान बस चाइना। डॉक्टर साहब, अब तो एक ही थिंक टैंक रह गया और वो है पीटीआई के एक्टिविस्ट का सोशल मीडिया पे, बस और कोई थिंक टैंक नहीं है हमारा। अच्छा डॉक्टर मुक्तदिर खान, मेरे जो आपने बातचीत की डिटेल में, बड़ा इसको आपने इसके ऊपर रोशनी डाली, मेरे जहन में उस इससे दो सवाल पैदा हो रहे जी हैं। एक तो सवाल ये है कि खास तौर पर क्योंकि इन्होंने जो अटलांटिक काउंसिल में जितने भी मेंबर्स जिन्होंने भी ये सारी प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर्स कोलैप्स होने के लिए रशिया को दिए। तो मेरा सवाल एक तो आपसे ये होगा कि क्या उन्होंने ये नंबर्स जो हैं या उनको इसलिए इतना ज्यादा कहा कि यूक्रेन और रशिया वॉर की बिना पर। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी प्रिडिक्शंस की गई हैं वो सब इन कंट्रीज के बारे में की गई हैं जो कि वेस्ट से ताल्लुक नहीं रखते, वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में। हालांकि हमने इससे पहले 2-3 मरतबा बात ये की कि वेस्ट की तरफ हम देख रहे हैं कि आइंदा डेकेड में शायद वो उसका डाउनफॉल नजर आए और एशिया ऊपर उठता हुआ नजर आए। इन दोनों सवालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जंग के दौरान एक लफ्ज है, द फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। वॉर के दौरान आई डोंट थिंक यू शुड ट्रस्ट द वेस्टर्न मीडिया एट ऑल। वेस्टर्न मीडिया बहुत झूठे प्रोपागेंडा करती है। आपको याद है इराक वॉर के वक्त न्यूक्लियर वेपन्स पे न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जूडिथ मिलर बल्कि एक रिपोर्टर है, उनको गूगल करें, जूडिथ मिलर, JUDITH MILLER। उसने इतने जुड़े जुड़े रिपोर्ट्स लिखी हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में इराक के बाद, टू जस्टिफाई द इन्वेजन। सो अभी ये जो करंट प्रोपागेंडा हो रहा है, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल के व्हाई आरंट वी प्रिपेयरिंग फॉर रशिया आफ्टर इट ब्रेक्स अप, तो ये दिस इज, यूं कहिए कि दिस इज वॉर प्रोपागेंडा भी है ये, टू पुट प्रेशर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कह सकते हैं। कि अगर रशिया में इंटेलेक्चुअल्स इसको पढ़ रहे हैं, रशियन मीडिया देख रही है, रशियन फौजी अगर देख रहे हैं, तो उनको डीमोरलाइज कर देगा ये चीज़ कि रशिया इज कोलैप्सिंग। तो सो वी शुड कीप दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और ख़ास तौर से ये यूक्रेन रशिया वॉर में मतलब जिस तरह से इंटेलेक्चुअल्स ने, मैं कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल्स हैव बिट्रेड अमेरिका, अमेरिका के इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि वो प्रोपागेंडा में घुस गए ज़्यादा इंस्टेड ऑफ डूइंग। मैं शुरू से इस वॉर की जो चीज़ें थी उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, और मेरे दो पहले कॉन्वर्सेशन जो मैंने किए व्हेन वॉर स्टार्टेड और 3 महीने के बाद, मेरे खुद कॉलीग्स वेर वेरी अनहैप्पी विथ इट। फिर 6 महीने के बाद फिर उनको नजर आने लगी कि अरे ये बात तो सही कर रहा है, फिर मुझे वो सुनने लगे और अलमनाई को भी भिजाने लगे। तो अमेरिका में जो यूक्रेन को लेके जो इमोशनल एस्पेक्ट आ गया है, इट इज क्लाउडिंग अमेरिका की एनालिटिक्स, और इसलिए उनको ऐसा दिख रहा है कि हर हर नॉन वेस्टर्न कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। हालांकि व्हेन दे से देयर इज 1% चांस, मींस उल्टा देखें ना आप, 99% ऑफ पीपल इन द वेस्ट थिंक इंडिया इज प्रीटी सॉलिड, और 92% थिंक कि पाकिस्तान इज प्रीटी सॉलिड। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज डेटा टू इवन रिपोर्ट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी तवज्जो सिर्फ रशिया पे है, और ये कह रहे हैं कि 20% चांस है, वो भी बहुत ही कम है। 80% think tankers think Russia is not going to collapse and Russia is not going to fail, which is pretty good, na?